The Last matter in our surroundings. matter in our first chapter. Yes, sir. अच्छा, क्या क्या बताए थे उसमें बताओ। इसमें ये चैप्टर तो तुम लोग खुद ही पढ़े होगे। चलो क्वेश्चंस हम पूछते हैं। लास्ट क्लास में हम ऐसे क्या क्या डिस्कस किए थे, बताओ बताओ। सर आप ये सब फैक्टर्स इफेक्टिंग एवापोरेशन तक बता दिए थे। हाँ, उसके अलावा और क्या क्या बताए थे? उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिर बोस आइंस्टाइन, ये सब प्रॉपर्टीज बता दिए थे। यही सब बता दिए थे सर। सब्लिमेशन, एवापोरेशन सब बता दिए थे। ये सब हो गया था। यस सर। चलो, तो देखो यहाँ पे जब भी फेस चेंजेस होता है ना, फेस चेंज समझते हो? फेस चेंज सर वन मतलब स्टेट टू अनदर। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग फेस चेंज बोलते हैं। या फिर वापस भी आ रहा है, गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड। फेस चेंज के समय हमेशा ध्यान रहना कि यहाँ जैसे मान लो कोई सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर इस प्रोसेस को फ्यूजन भी बोला जाता है। यस और नो? यस। है ना? तो जब भी सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो इसमें एनर्जी तो लगेगा ना। बिना एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नो सर। तो जब भी यहाँ पे ध्यान देना, मान लो सॉलिड से लिक्विड हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब भी फेस चेंज हो रहा होगा तो उस फेस चेंज वाले पॉइंट पे ना टेम्परेचर का कोई इंक्रीज नहीं होता है। मतलब हम लोग हीट प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन फेस चेंज जिस टेम्परेचर पे हो रहा होगा वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होगा जब फेस चेंज हो रहा होगा। तो ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर, क्योंकि अगर ऐसे मान लो अगर तुम किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? किसी भी सब्सटेंस को अगर बढ़ेगा तुम सर। हीट दो यस तो टेम्परेचर राइज करेगा उसका। लेकिन जब भी फेस चेंज अकर हो रहा होगा, जब एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट कन्वर्ट हो रहा होगा, तो फेस चेंज के समय देखोगे टेम्परेचर का राइज नहीं होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डज नॉट राइज ड्यूरिंग फेस चेंज ऑफ ए सब्सटेंस। इसका रीजन बता सकते हो? तो अगर टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है तो जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी जा कहाँ रहा है बताओ? कहाँ एनर्जी जाएगा? बोलो। एनर्जी तो मिल ही रहा है ना उसको। तो टेम्परेचर एनर्जी मिल रहा है बट टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फेस चेंज। तो वो एनर्जी जा कहाँ रहा होगा बताओ? नहीं बता सकते हो? वो एनर्जी कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? फेस चेंज करने में इन्वॉल्व होगा ना। समझ लो, जैसे मान लो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो उसमें पैकिंग देखोगे क्या होता है? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में यस सर। बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके स्पेसिंग भी तो बढ़ेगा ना। और स्पेसिंग बढ़ाने के लिए एक फेज से दूसरे फेज में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो जब फेज चेंज हो रहा होगा तो वो एनर्जी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्परेचर राइज करने में नहीं जा रहा है, वो इनफैक्ट कहाँ जा रहा है? उसको फेस चेंज में हेल्प करने में जा रहा है। मतलब ऑलरेडी जो फेस चेंजेस मतलब उसका स्पेसिंग बढ़ाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो सारा एनर्जी वहां पे खर्च हो रहा है। मतलब फेस चेंज में जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो सारा एनर्जी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा एनर्जी वहां पे खर्च हो रहा है, इसलिए वो टेम्परेचर राइज नहीं होता है। समझ रहे हो बात? तो यस सर। वहां पे एक हिडन हीट होता है। जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो वहां पे हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड करने पे वो टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो उसको हम लोग हिडन हीट बोलते हैं या लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, वो छुपा हुआ हीट रहता है। ठीक है, हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। तो दो टर्म में डिफाइन करते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये सुने होगे तुम लोग स्टेटमेंट, ये टर्म सुने हो ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? सुने हो या नहीं?
यस तो सर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? जब सॉलिड से लिक्विड, जब फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होगा सॉलिड से लिक्विड। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन ध्यान रखना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid substance या फिर of 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, at atmospheric pressure at its melting point। समझ में आया? तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे अगर उस सब्सटेंस का तुम 1 kg लोगे, तो उस 1 kg को लिक्विड में बदलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया बात? यस और नो? Yes, sir. सर। इसी में एक टर्म होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको कैसा डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे लिक्विड से गैस आ जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point। समझ में आ गया बात? ये बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, और वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो था वो मेल्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे, है ना? लिख लियो। Yes, sir. इसमें देखो एक Yes, फेस चेंज डायग्राम अगर हम लोग बनाए, ठीक है, हीटिंग कर फेस चेंज डायग्राम अगर बनाते हैं, जैसे मान लो फेस चेंज डायग्राम, ठीक है, ये इसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, आइस एट फॉर आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट मान लो हम लोग 125 डिग्री सेल्सियस टू आइस 125 डिग्री सेल्सियस पे आइस तो नहीं रहेगा वो, टू वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना वो 125 डिग्री सेल्सियस पे, टू वाटर वेपर एट 125 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो बात? तो इसके लिए हमको फेस चेंज डायग्राम बनाना है, इसको हम लोग हीटिंग कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीटिंग कर्व। क्योंकि आइस से अगर वाटर वेपर में हमको बदलना है तो उसको हीट हीट ही तो करना होगा ना। यस और नो? यस सर। तो यहाँ हीटिंग कर्व अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान देना है इसका हीटिंग कर्व हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसको ग्राफ के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ये वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। ठीक है, तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस इनिशियली अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो -10 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस क्यूब के फॉर्म में रहेगा, है ना? यस सर। तो अगर आइस को वाटर वेपर में बदलना है तो कितने फेसेस इन्वॉल्व होंगे? चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो जैसे मान लो आइस एट -10 है इनिशियली, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं -10 पे, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो -10 चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये -10 है, तो -10 से ये पहले कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा।
-10 से अगर हीट करेंगे तो -10 से पहले ये 0 पे कन्वर्ट होगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो -10 से ये हीट किए इनिशियली, तो -10 से सबसे पहले ये कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे गया। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे, चलो इसको थोड़ा सा स्टीप बना लो। ठीक है, तो समझने में आसान होगा। तो -10 से ये किस में कन्वर्ट हुआ, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये फेज ए मान लेते हैं, ये बी है, 0 डिग्री पे पहुंच गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसका मेल्टिंग स्टार्ट होगा, यस और नो? यस सर होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, तो मान लेते हैं अब जब ये मेल्ट करेगा तो इसका फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है ना? यस सर। अगर फेस चेंज हो रहा है तो फेस चेंज होगा तो उस समय टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा क्या, यस और नो? फेस चेंज के समय नो टेम्परेचर चेंज सर। होता है? नहीं होता है। तो टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, देख लो यहाँ पे, ये बी से सी, देखो बी से सी जा रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर बिल्कुल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना? उसके बाद देखो, अब ये आइस एट 0 से वाटर एट 0 बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बताओ? टेम्परेचर वर्सेस टाइम नहीं है, टेम्परेचर वर्सेस हीट लिख लो। ठीक है, क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो टेम्परेचर वर्सेस ये हीट का ग्राफ। अब यहाँ देखो, ये बी से सी पे पहुंच गया, अब आइस एट 0 से ये आइस वाटर एट 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। अब उसको यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज करते करते कहाँ तक पहुंचेगा, ये 0 डिग्री से कहाँ तक राइज करेगा, 100 डिग्री तक, यस और नो? Yes, sir. 0 से 100 डिग्री तक राइज करेगा ना। चलो ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ये 100 डिग्री तक ये राइज किया। अब ये डी पॉइंट जो है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे अब क्या होगा, ये आइस, यहाँ पे ये आइस जो है ये पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो वाटर, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग होगा, बॉयल करना स्टार्ट करेगा, और बॉयल करना यस स्टार्ट सर। करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। यस सर। अब ये मान लो ये ई हो गया। अब वेपर में जब भी ये फेस चेंज हो रहा होगा, वहां पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे टेम्परेचर राइज करेगा क्या, वहां पे टेम्परेचर राइज होगा जब फेस चेंज हो रहा नहीं। होगा तो? नहीं। तो नो हम सर। लोग हीट हीट प्रोवाइड भी कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। वो हीट कहाँ पे जा रहा है, वो उसको फेस चेंज करने में हेल्प कर रहा है। अब फिर क्या बोला जा रहा है, वाटर वेपर को 100 डिग्री से 125 पे पहुंचाना है, तो 125 पे हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि 100 डिग्री से और हीट किए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 125 तक ये चला गया। तो ये टेम्परेचर जो है हमारा, ये वाला टेम्परेचर, ये जो रीजन है एफ एज्यूम कर लेते हैं इसको, ये 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये है हीटिंग कर्व हमारा। तो अब यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा इसमें कि कौन कौन सा रीजन है, तो बीसी रीजन जो है, ये बीसी वाला रीजन ये क्या शो कर रहा है, कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, मेल्टिंग, यस और नो? यस सर। बीसी रीजन मेल्टिंग शो कर रहा है। डीई वाला जो रीजन है ये क्या शो कर रहा है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। ठीक है, और पॉइंट बी पे ये देखो, ये ए बी वाला रीजन क्या शो कर रहा है, ए बी ये क्या कर रहा है, हीटिंग हीटिंग। ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये आइस को हीट कर रहा है बीसी में, तो ये मेल्ट हो गया। फिर सीडी वाला रीजन ये क्या शो कर रहा है, हीटिंग ऑफ वाटर, बताओ, फ्रॉम 0 डिग्री 0 सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डीई वाला रीजन ये तो वेपोराइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, बीसी मेल्टिंग शो कर रहा है, डीई वेपोराइजेशन शो कर रहा है, और ईएफ वाला रीजन क्या शो कर रहा है,
ये बताओ, हीटिंग ऑफ स्टीम, ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया ना, फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू कितने पे, 125 डिग्री सेल्सियस। 125 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? ये ग्राफ का नेचर समझ यस में आ सर। गया? टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ है ये, और कौन कौन सा क्या रीजन शो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी फेस चेंज हो रहा होगा, जब भी सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस समय टेम्परेचर का राइज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया बात? यस सर। तब तुमसे जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन ज्यादा एनर्जी कैरी करता है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस? किसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा? विच हैज मोर एनर्जी? क्वेश्चन है विच हैज मोर एनर्जी, और यहाँ है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। बता सकते हो तुम लोग किसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा? बताओ। बोलो बोलो, कॉमन सेंस से बोलो। ज्यादा एनर्जी कौन कैरी करेगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस? सर स्टीम। क्यों, रीजन? रीजन बताओ। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा ना। यस सर। तो ऑब्वियसली स्टीम के पास कितना एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वाटर से? वाटर एट दोनों टेम्परेचर 100 डिग्री पे ही है, लेकिन ऑब्वियसली स्टीम विल कंटेन मोर एनर्जी, और वो एनर्जी किससे इक्वल होगा? इक्विवेलेंट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि वाटर से अगर वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको फेस चेंज करना पड़ेगा, और फेस चेंज करने समय जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट बोलते हैं। अब वाटर लिक्विड से वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे फेस चेंज कौन से प्रोसेस का हो रहा है? वेपोराइजेशन प्रोसेस है ना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपोराइजेशन है। यस तो सर। वहां पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो स्टीम स्टोर करेगा, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे या नहीं? तो यस ऑब्वियसली सर। अगर तुमसे पूछा जाए कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसके पास है? स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है, और वो किसके इक्वल है? मतलब वो एनर्जी जो है, कितना एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास? जितना कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू होगा, उतना ही एक्स्ट्रा एनर्जी स्टीम स्टोर करेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में, कि स्टीम जो है वो मोर सीवियर बर्न कॉज करता है देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? स्टीम कॉजेस मोर सीवियर बर्न, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस causes more severe burns than water at 100 डिग्री सेल्सियस। रीजन सेम, यस और नो? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री है, लेकिन एनर्जी किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा? स्टीम। स्टीम के पास। ऑब्वियसली ज्यादा सीवियर बर्न कौन कॉज करेगा? स्टीम कॉज करेगा या वाटर कॉज करेगा? 100 स्टीम। डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। लिख लोगे ना रीजन? एक्सप्लेन कर लोगे या आंसर? यस सर। बोलो। नहीं कर पाओगे तो बोलो, लिख देते हैं। लिखना है? नो सर।
लिख लोगे तुम लोग खुद अपने वर्ड्स में लिख लोगे? Yes, sir. बताओ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे रीजन? Because of latent heat of vaporization, चलो steam हम लिख दे रहे हैं, carries more energy. एक आंसर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है? ऐसे लिख देना, ठीक है? स्टीम हैज मोर एनर्जी देन द बॉइलिंग वाटर। एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, डेट इज कौन से टेम्परेचर पे बात हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। रीजन क्या है? किसकी वजह से ज्यादा एनर्जी वो Latent कंटेन heat of करता है? इट vaporization. लेटेंट, हाँ, तो इट पॉजेसेस द एडिशनल latent heat of vaporization which implies that, और ज्यादा एनर्जी इसीलिए कंटेन करता है, और implies that steam which implies that steam will cause more severe burn than the boiling water। समझ में आ गया बात? सिंपल सा इतना ही बात लिखना है, एट द सेम टेम्परेचर। कोई दिक्कत? No, sir. चलो, तो ये सारा सिंपल सा चीज, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन में देखोगे पूछा जाएगा। चलो और भी क्वेश्चंस पूछते हैं तुम लोगों से, ये सब पढ़े होगे तुम लोग। जैसे इवापोरेशन तुम लोग का डिस्कस कर लिया हम, इवापोरेशन प्रोसेस Yes, sir. हो गया है ना? इवापोरेशन, चलो इवापोरेशन में तुम लोग को डेफिनेशन बता दिए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन भी बता दिए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग Yes, रेट sir. ऑफ इवापोरेशन। चलो अब एक चीज तुम लोग पढ़े होगे कि जहां भी इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। पढ़े हो ये? इवापोरेशन जब भी होगा तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। पढ़े हो या नहीं? नहीं पढ़े हो? No, sir. इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये पढ़े ही नहीं हो तुम लोग? जैसे मान लो समर सीजन में स्वेटिंग होता है ना, स्वेट जब इवापोरेट कर जाता है तो एक कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। स्वेट जब बॉडी से इवापोरेट हो जाएगा तो कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है कि नहीं? थोड़ा सा ठंडा फील होता है या नहीं? Yes, sir. क्यों होता है वो? इवापोरेशन की वजह से ही तो है ना। वो क्या हो रहा है, स्वेट इवापोरेट अपने से तो नहीं हो रहा है। स्वेट को इवापोरेट करने के लिए, स्वेट देखो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इवापोरेट होने के लिए उसको गैस फॉर्म में, वेपर में कन्वर्ट होना है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? वो हमारे बॉडी से एनर्जी ले, तभी तो वो इवापोरेट हो पाएगा। Yes, sir. हमारे बॉडी से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या होगा, इवापोरेट कर जाता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवापोरेट होगा तो हमारे बॉडी का एनर्जी कम होगा या नहीं? एनर्जी Yes, sir. डिक्रीज, होगा. और एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या नहीं? थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा तो कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं? Yes, sir. तो वही रीजन होता है। जैसे तुम लोग अभी समर सीजन है, घड़ा रखे हो, सबके घर में है घड़ा, या No, देखे sir. तो होगे तुम लोग? देखे हो घड़ा कैसे फंक्शन करता है? Yes, घड़ा sir. में पानी ठंडा रहता है ना? Yes, sir. क्यों? कैसे ठंडा रहता है? वही नॉर्मल तुम
प्लास्टिक के बोतल में रखोगे तो वो ठंडा तो नहीं रहेगा, वो तो गर्म रहेगा पूरा, लेकिन घड़े में रखेंगे तो वो ठंडा रहता है। उसका रीजन क्या है? अर्दन पॉट्स बोलते हैं उसको हम लोग, मिट्टी का जो होता है। क्या रीजन क्या है? सर वो मिट्टी का बना रहता है, उसके वजह से एयर पास करता रहता है। एयर पास करते रहता है, तो एयर तो ऑलरेडी गर्म है, तो वो तो और गर्म ही करेगा ना पानी को। रीजन क्या है कि वो जो अर्दन पॉट्स होता है उसमें पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखे हो? तो पूरा कंप्लीटली पैक, उसमें छोटा छोटा पोर्स बना हुआ रहता है। तो पोर्स में क्या होगा, जैसे ही तुम पानी डाले उसमें तो देखोगे भीगा हुआ रहता है, पूरा भीगा हुआ रहता है ना। यस सर। यस और नो? तो वो क्या यस करता है, सर। वो पोर्स के थ्रू जो होते हैं ना, पोर्स के थ्रू, वो जो अर्दन पोर्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स के थ्रू जो अंदर का वाटर है ना वो इवापोरेट होता है। ठीक है, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो जो वहाँ पोर्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोर्स के थ्रू वो वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने से वो पोर्स पूरा जो सरफेस है उसका, वो क्या होगा, उस सरफेस से अगर इवापोरेशन हो रहा है तो सरफेस पे एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या नहीं? यस सर होगा। और उसी कूलिंग इफेक्ट की वजह से पानी जो होता है अंदर ठंडा रहता है। ठीक है, तो वो उसी को बोलते हैं, वो इवापोरेशन का ही एप्लीकेशन है। इवापोरेशन होने की वजह से ही घड़े में पानी ठंडा रहता है। ऐसे प्लास्टिक वाले बोतल में रखोगे तो वहां पे पोर्स रहते हैं क्या? प्लास्टिक वाले वो बोतल में कोई पोर्स रहता है? नो सर। उसका पोरस स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो पोर्स नहीं रहने की वजह से क्या होता है, वहां पे इवापोरेशन नहीं हो पाएगा। अगर वहां भी इवापोरेशन पॉसिबल होगा, तो जहां भी इवापोरेशन पॉसिबल है वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ही। हेलो? यस सर। अर्दन पोर्ट्स वाला समझ में आ गया, क्यों पानी ठंडा रहता है घड़े में? लिख लोगे रीजन अब? यस सर। चलो, अब एक और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा है। एक मिनट रुको यार। स्क्रीन दिख रहा है? आयुष होस्ट नो शिफ्ट सर। करो। आयुष, चलो ठीक है। अब दिख रहा है स्क्रीन? देखो तो। नो सर। अब भी नहीं दिख रहा? यस अब सर दिखा। अब दिख रहा है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स? ठीक है, जैसे तुम देखोगे फ्रिज से आइस आइस पूरा एकदम ठंडा पानी, ठीक है, चिल्ड वाटर निकालो। चिल्ड वाटर को निकाल के अगर ग्लास में रखते हो तो उसमें देखोगे ग्लास के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, देखे हो? आउटर यस सर। सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं ना। यस सर। क्यों होता है, उसका रीजन बताओ। सर तुम क्योंकि सर वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है
वो उस कोल्ड बॉटल के कांटेक्ट में आता है तो एनर्जी लूज होता है, तो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है। हाँ सही रीजन है। ठीक है, क्योंकि वो जो अंदर ग्लास में तुम रखे हो पूरा कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर है वो पूरा। ठीक है, और बाहर सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है वो तो गर्म है ना, यस और नो? उसका तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है यस सर। ना? तो उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, वो क्या होगा उस ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में, और सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही आया तो वो क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज करता है। ठीक है, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर जो प्रेजेंट थे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज करेगा। और एनर्जी लूज करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर वो एनर्जी लूज करेगा वाटर वेपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? यस बोलो। सर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द वाटर वेपर, रीजन इसका ऐसे लिख सकते हैं कि द वाटर वेपर present in the air on coming in contact with the cold water of the glass cold in glass loses energy। ठीक है, वो एनर्जी लूज करता है, और क्या करेगा, एनर्जी लूज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गेट्स कन्वर्टेड इनटू, बताओ, लिक्विड स्टेट। और वही लिक्विड स्टेट जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हम लोग को विजिबल होता है, विच इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। समझ आ रहा है बात? हेलो, अरे बोलो यस तुम सर। लोग। Yes, sir. लिख लोगे? ये सब रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में, लिख लोगे ना अपने से? चलो अब ये बताना, समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स क्यों वेयर करने बोला जाता है? व्हाई इट इज एडवाइज टू वेयर समर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स? बताओ सर क्यों क्योंकि एडवाइस किया जाता है, बोलो। सर कॉटन समर्स में क्लोथ्स। मेनली हम लोग कॉटन के क्लोथ्स ही पहनते हैं ना। यस सर। कॉटन क्लोथ्स, हाँ सर क्या क्योंकि कॉटन कॉटन क्लोथ्स, क्लोथ रीजन क्या है? स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो जब स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर स्वेट एवापोरेट होता है तो फिर बॉडी कूल लगता है। हाँ, क्योंकि कॉटन का जो टेंडेंसी होता है ना, कॉटन फाइबर है उसका टेंडेंसी क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। स्वेट तो हमको पता है कि समर सीजन में बहुत ज्यादा हम लोग पर्सपायर करेंगे, स्वेट करेंगे, तो स्वेट करेंगे तो वो क्या करेगा, आसानी से स्वेट एब्जॉर्ब करेगा। और स्वेट अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्वेट का इवापोरेशन होने की वजह से क्या होगा, हम वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। स्वेट जैसे ही सराउंडिंग में इवापोरेट करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवापोरेट करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो इसी वजह से कॉटन के क्लोथ्स पहनने के लिए एडवाइस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, तुम देखोगे। ये सारे एप्लीकेशंस क्या हैं, इवापोरेशन के हैं, कि इवापोरेशन जो है कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग जैसे एक केमिकल होता है नेल पेंट रिमूव करने के लिए, देखियो एसीटोन यूज किया जाता है, नेल Yes, sir. नेल पेंट रिमूव,
वो एसीटोन को अगर अपने पाम पे डालोगे, कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है या नहीं? बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, वो एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं। यस और नो? वो नेल पेंट यस रिमूवर सर, को अगर करता है। डालोगे तुम अपने पाम पे, तो कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है ना। तो किसकी वजह से होता है? वो जो सराउंडिंग है वो बहुत ही गर्म होता है, तो सराउंडिंग से वो जल्दी से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और इवापोरेट हो जाता है वो डायरेक्टली। तो जैसे ही वो इवापोरेट कर जाएगा, तो इवापोरेशन होने की वजह से वो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। तो वही रीजन होता है। तो ये सारे रीजन सेम है। इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है, उसी का सारा एप्लीकेशन है ये सब। चलो, तुम लोग जैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने जानते हो? यस सर। कैसे करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, तो केल्विन में हम लोग क्या करते हैं, 273.15 और प्लस इसमें डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे। समझ रहे हो बात? जैसे यस तुमसे सर। पूछा गया 30 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो जाएगा बताओ? हम लोग 30 में क्या करेंगे, 273.15 केल्विन ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 303.1 केल्विन। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो यहाँ ध्यान देना, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 273.15 एग्जैक्टली बता रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ये 273.15 केल्विन होता है। यही 100 डिग्री सेल्सियस अगर पूछा जाए तो इसमें 273 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। ठीक है। ऐसे एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन ही है। एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर क्या है, केल्विन स्केल, जिसको एब्सोल्यूट स्केल कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, केल्विन स्केल, जिसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है। समझ रहे हो बात? यस सर। केल्विन स्केल। ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है टेम्परेचर का, वो केल्विन स्केल ही है। एक और यूनिट होता है फ़ारेनहाइट, सुने हो तुम लोग? यस सर। फ़ारेनहाइट को कैसे हम लोग करते हैं? सर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट में क्या सेल्सियस। रिलेशन है? सर कैसे बदलेंगे? फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाने के लिए 32 डिग्री माइनस 32 इंटू 5/9। क्या क्या बोलो? सर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। आवाज नहीं आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बताओ? सर F माइनस 32 डिग्री इंटू सिंपली फाइव देखो, बाई ये नाइन डिग्री डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, यही वाला ना? यस सर। ठीक है। या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर लो। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस और प्लस 32 ऐड कर देना उसमें, या डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 5/9। दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में ध्यान देना, फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, मतलब स्टैंडर्ड हम लोग बोल रहे हैं 0 डिग्री से और 100 डिग्री के बीच में होता है।
100 यूनिट्स होता है ना बीच में, Yes, sir. 100 स्केल होता है। उसी तरह फ़ारेनहाइट में कितना होता है बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, बता सकते हो? 0 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा? ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, समझ रहे हो? और 100 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, बोलो? टू 212 नहीं कर सकते हो तुम लोग? हेलो? यस सर। Yes, sir. तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये 32 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये 212 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे देखोगे 0 से 100 में ये 100 यूनिट्स का डिफरेंस है। ये जो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस है इसमें 100 यूनिट्स आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फ़ारेनहाइट में कितना आ जाता है, डिफरेंस कितने का है? 180 यूनिट्स का है। दिख रहा है तुम लोगों को साफ साफ? Yes, sir. लेकिन केल्विन में क्या होता है, केल्विन में भी 100 का ही डिफरेंस होता है। 273.15 से स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, 373.15। तो यहाँ भी जो डिफरेंस है ये कितने यूनिट्स का है, 100 यूनिट्स का ही है। लेकिन फ़ारेनहाइट में जो डिफरेंस होता है अपर और लोअर लेवल पे, वो कितने का डिफरेंस होता है, कितने यूनिट्स का होता है? 180. 180 यूनिट्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होगा, बता सकते हो? At what temperature degree Celsius will be equal to degree Fahrenheit? At what temperature बोलो। degree Celsius will be equal to degree Fahrenheit? दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, कौन से टेम्परेचर पे? एक ही टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम रहता है। सर -40 डिग्री सेल्सियस। ढूंढ लिए नेट से ना? नो सर। कैलकुलेशन नहीं कर, कैलकुलेट किए तुम? नहीं सर 38 की नहीं हुआ, क्योंकि 32 से 40 के बीच में ही आता है, इतना याद था। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। तुम लोग पुट करके भी देख सकते हो, -40 डिग्री। -40 डिग्री तुम लोग पुट करके देखो, उस फॉर्मूले में देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। समझ रहे हो ना बात? वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो तुम। देखो डिग्री सेल्सियस की जगह तुम -40 यहाँ पुट करो ये वाले फॉर्मूले में, तो 1.8 इंटू क्या होगा, -40 और +32 कितना आ जाएगा, देखो तो, बोलो खुद ही बताओ। 1.8 इंटू 40 कितना हुआ, 72 हो गया। ये -72 और +32, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, -72 + 32 कितना हो जाएगा, -40 हो गया। -40. -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हम लोग -40 पुट किए थे, तो फ़ारेनहाइट भी कितना आया, -40 आया या नहीं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वो इक्वल रहता है? ठीक है, ये सारा बेसिक सब चीज है, तो देख लो। इसके अलावा और कुछ बचा हुआ है क्या इस चैप्टर में? तुम लोग का स्कूल में तो हो ही गया होगा ये चैप्टर। तुम लोग का देखो होम No, sir. इस नहीं हुआ है अभी तक। तुम लोग का होमवर्क No, रहेगा sir. इसके, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेना। जो भी डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और चैप्टर तुम लोग का बचा हुआ है ना, Yes, sir. सेकंड वाला चैप्टर, वो स्टार्ट करेंगे।
इसमें डिफ्यूजन के बारे में तुम लोग को बताएं क्या? डिफ्यूजन डिस्कस कर लिए थे? नो सर, डिफ्यूजन और डिफ ऑस्मोसिस नहीं किए थे। डिफ्यूजन तो तुम लोग पढ़े होगे ना? यस सर। क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, एक्सप्लेन करो तो। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं हम लोग? मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू अ लोअर लेवल। इंटरमिक्सिंग नहीं, वो डिफ्यूजन नहीं, नहीं हुआ, वो लोअर ऑस्मोसिस टू, होता हाँ, लोअर टू हायर लेवल। है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली इंटरमिक्सिंग है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ ईच अदर, ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स अगर इंटरमिक्स कर जा रहे हैं आपस में, मैटर विथ ईच अदर, इसको हम लोग बोलते हैं, इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। ये देखोगे दो पार्टिकल्स मैटर के अगर तुम छोड़ दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद देखोगे क्या होगा, वापस में इंटरमिक्स हो जाएगा अपने आप। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे मान लो किसी एक रूम में तुम, जैसे मान लो डिओड्रेंट स्प्रे करते हो, तो पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाता है या नहीं? तुम तो किसी एक ही जगह स्प्रे यस किए, सर। लेकिन वो पूरा रूम में फैल जाता है या नहीं फैलता है फ्रेगनेंस उसका? यस सर, फैल जाता है। तो वो क्या है, वो किसकी वजह से फैलता है? तो वो जो डिफ्यूजन। स्प्रे है, जो डिओड्रेंट के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज होते हैं, तभी तो वो पूरा फैल रहा है ना, स्प्रेड आउट हो रहा है। यस सर। यस और नो? जैसे वाटर में यस तुम सर। इंक का एक ड्रॉपलेट डालो, वो देखोगे पूरा स्प्रेड हो जाता है, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगा धीरे धीरे। यस और नो? तो वो यस भी सर। क्या है, डिफ्यूजन ही है ना। इंक के पार्टिकल्स जो है वाटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, तो ये पूरा डिफ्यूजन का है प्रोसेस, ठीक है। अब डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, एक्चुअली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट जो हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग बोल सकते हैं, रेट समझ लो ना, स्पीड। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर एक बार पार्टिकल का बढ़ गया तो वो ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है, और ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो वो ज्यादा इजिली स्प्रेड आउट हो सकता है ना, ज्यादा फास्ट स्प्रेड आउट होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये रीजन होता है। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर राइज कर दें, तो टेम्परेचर राइज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स का इंक्रीज कर देता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल का इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और डिफ्यूजन के समय जो है पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है ना, वो उसी स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज था। और देखो तुम लोग, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है ना, बुक है सबके पास? यस सर। यस सर। तो देख लो और कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर का, और कोई टॉपिक छूटा हुआ है क्या, या सारा हम लोग डिस्कस कर लिया? एक बार देख लो अच्छे से। कुछ छोटा हुआ है तो बताओ, नहीं तो तुम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर का, है ना? अब है तुम लोगों के पास अभी? यस सर। सर नहीं तो कुछ देख, छूटा। सारा टॉपिक हो गया कवर? यस सर।
सारा कुछ समझ में आ गया? यस सर। इस चैप्टर में और भी कुछ डाउट है? नो सर। नो डाउट। तो तुम लोग का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और बुकलेट है सभी के पास इस चैप्टर का? यस सर होगा। तो बुकलेट एक बार पहले एनसीईआरटी बना लो, फिर उसके बाद बुकलेट बनाओगे। समझ में आ गया? एनसीईआरटी का यस सर। एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर उसके बाद बुकलेट का एक्सरसाइज, और दोनों को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, यस सर। चलो और भी कुछ पूछना है इस चैप्टर में? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। कर लोगे ना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट? यस सर। ओके ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में करते हैं। अगले क्लास में डिस्कशन भी करेंगे इस चैप्टर का, जो भी डाउट होगा। तो एनसीईआरटी और बुकलेट तुम लोग बना के रखना, ठीक है? ओके सर। ओके चलो एंड कर रहे हैं। सर सिलेबस खत्म होने के बाद क्या करेंगे? क्या बोल सिलेबस रहे हो? तो हम लोग का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है ना, तो उसके बाद फिर रिवीजन ही करना है ना सर। उसके बाद फिर 10th का पढ़ लेना। ठीक है सर। 9th कंप्लीट कर लो। ये तो अगले मंथ तक में तो खत्म हो ही जाएगा, इसी मंथ में खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, है ना? यस सर। तो उसके बाद फिर 10th का पढ़ लेना, ठीक है? ओके सर। Okay. चलो फिर ठीक है, एंड कर रहे हैं हम।